एक गांव में एक बनिया रहता था। उसके पास धन की कोई कमी ना थी। बनिए के माता पिता इस दुनिया में नहीं थे। बनिए ने एक अच्छी सी लड़की देखकर उसके साथ ब्याह कर लिया। ब्याह में तो पूरी हवेली मेहमानों से भरी हुई थी। ब्याह होते ही बनिए ने पंडित जी से पूछा कि विदेश जाकर पैसे कमाने का शुभ मुहूर्त किस दिन का है। पंडित जी ने अगले दिन का ही मुहूर्त बताया। बनिया विदेश जाने की तैयारी करने लगा। सभी मेहमान भी हवेली से जा चुके थे। तभी बनिया की पत्नी ने कहा, सुनो जी, मुझे इस तरह अकेला छोड़कर आप विदेश जा रहे हैं। भला इतनी बड़ी हवेली में मैं अकेले कैसे रहूंगी? ना सास है, ना ससुर, ना ननद, ना देवर, कोई भी नहीं। इतनी बड़ी हवेली में मैं भला अकेले कैसे रह पाऊंगी? अरे, क्या तुम कोई दूध पीती बच्ची हो? इतनी बड़ी हवेली में तुम्हें किस चीज की कमी? धन दौलत है, खाने पीने को कोई कमी नहीं। जितने चाहे उतने आभूषण बनवाओ और राज करो। इस पर बनिए की पत्नी बोली, अगर दूध पीती बच्ची होती तो अच्छा होता। कम से कम तुमसे दूर होने का गम यूं तो ना होता। अगर ऐसा ही करना था तो मुझसे विवाह क्यों किया? क्या हमारे दूर रहने के ये भी कोई दिन है? बनिए की पत्नी ने वो सब बातें कह डाली जो कि शायद एक नई नवेली पत्नी अपने पति से नहीं कहती, परंतु बनियों को तो सिर्फ पैसे कमाने की जुल्ल थी, इसीलिए वह एक ना माना। बनिए की पत्नी ने कहा, ठीक है, सब छोड़ो। अगर कभी मेरी तबीयत खराब हो गई या फिर मेरे साथ कुछ अनहोनी हो गई तो भला मैं किससे कहूंगी? इस पर बनिए ने कहा, तुम चिंता ना करो। हवेली के पीछे मेरा एक बचपन का मित्र रहता है जो सुनार है। मैंने उससे कह दिया है कि वह तुम्हें कभी किसी चीज के लिए मना ना करे। तुम मुझसे जो कहो वो बिल्कुल वैसा ही करे। तुम्हें किसी भी समय किसी भी चीज की जरूरत पड़े, तुम बेझिझक उसके पास चली जाना। वह तुम्हारी समस्या दूर कर देगा। अगले दिन बनिया विदेश जाते समय अपनी पत्नी से कहने लगा, तुम चिंता मत करना, मेरा मित्र सब कुछ संभाल लेगा। बनिए के विदेश जाते ही उसकी पत्नी का रोम रोम दर्द से तड़प उठा। अब चैन पड़े तो कैसे पड़े? आटा गूंथते समय ना जाने उस पर क्या सनक सवार हुई कि उबलती हुई दाल की डेगची चूल्हे में उलट दी। दाल के चूल्हे में गिरते ही अंगारे भड़कने लगे। वह जाकर पलंग पर लेट गई और करवटें बदलने लगी। उसका रोम रोम दर्द में फन पटकने लगा। बौराई सी बनिए की पत्नी अब सीधी सुनार की छत पर जा पहुंची। निसंकोच होकर मेड़ी के किवाड़ खटखटाए। जब सुनार ने आवाज सुनी तो वो कहने लगा, इतनी रात में कौन है भाई? बनिए की पत्नी ने कहा, आधी रात में भला कौन हो सकता है? जब सुनार ने अपने मित्र की पत्नी की आवाज सुनी तो वह कहने लगा, मैं किवाड़ नहीं खोलूंगा, नहीं तो मेरे मित्र के साथ विश्वासघात होगा। बनिए की पत्नी कहने लगी, अब ये किवाड़ सूरज उगने का इंतजार नहीं करेंगे। और फिर आपने अपने मित्र से वादा किया था कि आप मेरा हर कहना मानेंगे। मैं जो कहूंगी आप बिल्कुल वैसा ही करेंगे। बनिए ने दरवाजा खोला। उसके आंगन में मानो घी के दिए जल गए हों। पलंग के चारों पायों पर मानो चांद अमृत बरसा रहा हो। पहली रात पलंग की मनसा पूरी होने पर बनिए की पत्नी गर्भवती हो गई। 9 महीने बाद बनिए की पत्नी की कोख से एक चांद से बेटे ने जन्म लिया। समय के साथ वह चांद बड़ा होने लगा। अब तो वह पांव के बल चलने लगा था और तुतलाती सी आवाज में बोलने भी लगा था। 4 वर्ष की जुदाई में विदेश में बनिए ने बहुत सारा धन कमा लिया था और इधर बनिए की पत्नी की सारी मनसा पूरी होती रही। जिस तरह एक दिन बनिया अपनी पत्नी को छोड़कर विदेश चला गया था, उसी तरह एक दिन अचानक से वह अपनी हवेली के दरवाजे पर आ पहुंचा। जब उसने दरवाजा खटखटाया, बनिए की पत्नी का बेटा जो उस समय चौक में खेल रहा था, वह दरवाजे के पास गया और एक छोटी सी लकड़ी उठाकर कैसे तैसे दरवाजे को खोल दिया। जब उसने अपने सामने एक अजनबी को देखा तो वह तुतलाती हुई आवाज में पूछने लगा, आप किससे पूछ रहे हो? बनिए ने उससे उल्टा सवाल करते हुए कहा, तू कौन है? इस पर उस लड़के ने कहा, ये मेरी हवेली है, आप कितने पूछ रहे हैं? बनिया उस लड़के का चेहरा ध्यान से देखे जा रहा था। उसका चेहरा बिल्कुल उसकी पत्नी से मिल रहा था। बनिया मन ही मन सोचने लगा, मेरी पत्नी ने इतनी खुशी की खबर मुझे क्यों नहीं बताई? उसने उस लड़के को गोद में उठाया और कहने लगा, अरे बच्चे, मैं तेरा बाप हूं। उस लड़के ने बनिए को पहली बार देखा था। वह तो उसके लिए अजनबी था, इसीलिए
वह रोने लगा और जबरदस्ती गोद से उतरकर वहां से भाग गया। तभी अंदर से बनिए की पत्नी आती है। उसके सामने जब बनिया खड़ा होता है तो एक पल के लिए मानो उसकी आंखों के सामने अंधेरा छा गया हो। फिर उसने अपने आप को संभाला और कहने लगी, आप आ रहे थे, आपने संदेशा नहीं भिजवाया? बनिए ने कहा, अरे सतवंती, औरतों को अपने घर वाले के आने का अपने आप ही पता चल जाता है, भला बताने की क्या जरूरत थी? बनिए की पत्नी बिना मन के मुस्कुराने लगी। 4 वर्ष बाद विदेश से पति लौटा था, इसीलिए उसे रीत परीत तो निभानी ही थी। सुनार के पास ही अटका था। बनिए की पत्नी ने बनिए के लिए स्वादिष्ट भोजन बनाया। इतने सालों बाद बनिए ने घर का खाना खाया था। उसे वह खाना बहुत स्वादिष्ट लगा। रात में 16 श्रृंगार करके बनिए की पत्नी पलंग की रीत निभाने के लिए पलंग पर बैठ गई। बनिया भी बहुत खुश था। दोनों ने पलंग की रीत तो निभाई, परंतु अगले ही क्षण बनिया पलंग से नीचे उतरकर खड़ा हो गया और उसने अपनी पत्नी से ऐसा सवाल किया जिसका जवाब कोई भी पत्नी अपने पति को विरले ही देती होगी। जब बनिया की पत्नी टाल मटोल करने लगी तब बनिए ने कहा, डर मत पगली, हम महाजन हैं, हम छोटी छोटी बातों का यूं बखेड़ा नहीं खड़ा करते। तुम जो कुछ भी है मुझे सच सच बता दो। बनिया कहने लगा, हम गुस्से को दबाना अच्छी तरह से जानते हैं और तुम्हें सुनार की कसम, जो कुछ भी है सच सच बता दो। सुनार का नाम सुनते ही बनिए की पत्नी के तन बदन में अंगारे भड़कने लगे। अब यार की मर्यादा रखे या फिर पति की? अगर पति होता तो 4 वर्ष पहले नई नवेली दुल्हन को यूं छोड़कर नहीं जाता। विदेश जाने से पहले इसे सोचना चाहिए था। अब मुझे कसम का मान रखते हुए सब कुछ सच बताना ही होगा। बनिए की पत्नी बनिए को इस तरह सारा सच बताने लगी मानो वह अपनी सहेली को सब कुछ बता रही हो। बनिया भी ऐसे सारी बातें सुन रहा था मानो वह अपनी लुगाई से नहीं बल्कि किसी और से ये सारी बातें सुन रहा हो। उसने कुछ भी नहीं कहा और चुपचाप सुनार के पास जा पहुंचा। वह सुनार से बहुत ठंडे स्वर में कहने लगा, तू तो मेरे बचपन का मित्र है, हम दोनों बचपन में एक साथ खेले, एक साथ बड़े हुए। मैं तो तुझे अपना भाई मानता था, फिर तुझसे यह घात कैसे हो गया? अब सुनार ने सोचा कि इसे सच्चाई तो पता ही चल गई है, इसीलिए अब इससे झूठ बोलना ठीक नहीं है। सुनार ने बेधड़क होकर जवाब दिया। वह कहने लगा, औरत से बड़ा मित्र नहीं होता। जब वही घात करने चली तो मेरी क्या औकात? और तुम ही तो कहकर गए थे कि मैं उसकी कोई भी बात ना टालूं। मैं तो मना कर रहा था पर वही नहीं मानी, तो मैं क्या करता? बनिया कहने लगा, ना तो मैं तुझे दोष दे रहा हूं और ना मैं अपनी पत्नी को दोष दे रहा हूं। अब तो जो होना था वो हो गया। हमारे बीच में कोई विवाद ना हो, यही हम सबके लिए अच्छा है। और रही बात बच्चे की, तो यह छोरा तेरे अंश का होते हुए भी इसका बाप मैं ही कहलाऊंगा, इसीलिए मेरा बेटा मुझे दे दे। अब सुनार कहाँ चुप रहने वाला था। उसने सोचा कि अब पोल खुली गई है तो शर्म किस बात की। अगर यह छोरा मेरे अंश का है तो इसका बाप मैं ही कहलाऊंगा। अभी मैं जिंदा हूं। हर बात पर लोभ करना अच्छा नहीं है और बच्चे पर माँ से ज्यादा बाप का हक होता है। अब तो दोनों अपनी अपनी बात पर अड़े हुए थे, कोई भी पीछे हटने का नाम न ले रहा था। अंत में यह निर्णय निकला कि हम दोनों बनिए की पत्नी के पास चलते हैं, वह जो निर्णय करेगी वही मानना होगा। दोनों बनिए की पत्नी के पास पहुंच गए। दोनों ने बनिए की घरवाली के सामने लड़के पर अपना अपना हक जताते हुए अपनी बात रखी। दोनों की बात सुनकर बनिए की पत्नी इतना असमंजस में पड़ गई कि वह कुछ समझ न पा रही थी। वह मनी मन सोचने लगी, बनिया मेरा पति है और सुनार मेरा भाईला। उसके बाद उसने कहा, जब तुम दोनों को अपना अपना हक जताकर मुझसे फैसला करवाने में शर्म ना आई तो मैं ही शर्म का मुखौटा क्यों पहनूं? वह बनिए की तरफ देखते हुए कहने लगी, तुम माया के लोभी, अपनी नई नवेली दुल्हन की देह का सौदा करने में भी बिल्कुल नहीं चूके। तुम्हें ब्याह करने का क्या हक था? बेटे पर यूं हक जताने वाले परदेश ना जाते तो यह सब कभी नहीं होता। अब जब मैं तुम्हें अपना घरवाला ही नहीं मानती तो बेटे पर बाप का हक दिखाने का सवाल ही नहीं उठता। उसके बाद वह सुनार की ओर देखते हुए कहने लगी, इसमें कोई छूट नहीं है कि यह बेटा तुम्हारे अंश का है, पर बेटे पर हक जताने वाला उसकी माँ को घर की मालकिन माने तो मैं इस झगड़े का सही फैसला करूं। इतना सुनकर सुनार का चेहरा तो पीला पड़ गया। वह कहने लगा,
बेटे पर तो मेरा ही हक है, परंतु मैं उसकी माँ को घर की मालकिन बनाऊं, इतना बेवकूफ तो मैं बिल्कुल नहीं हूँ। अरे जो औरत अपने पति की नहीं हुई वह भला मेरी क्या होगी। सुनार के मुंह से ऐसे शब्द सुनकर बनिए की पत्नी के पैरों तले जमीन खिसक गई। बनिए को भी इस बात का भरोसा ना हो रहा था। उसके बाद बनिए की पत्नी ने खुद को कठोर करते हुए कहा, अगर बेटा मेरी कोख से जन्मा है तो यह मेरा बेटा है, इस पर तुम दोनों का कोई हक नहीं। अब जब बेहाई औरत के मुंह से दोनों ने यह बात सुनी तो वे यह इस बात का फैसला करने के लिए राजा के दरबार में जा पहुंचे। राजा के दरबारी कहने लगे, तुम तीनों अपनी अपनी बात रखो, राजा न्याय करेंगे। सबसे पहले बनी ने कहना शुरू किया। वह कहने लगा, अन्नदाता, मेरे आंगन में लगी फल की बेल इतनी बड़ी कि बढ़ते बढ़ते उसका ताता पड़ोसी सुनार के घर चला गया। संयोग से सुनार के घर पर पहुंची बेल के तांते पर फल लगा तो सुनार फल को तोड़कर खा गया। पर अन्नदाता, उस फल का बीज तो मुझे ही मिलना चाहिए था, उस बीज का हकदार तो मैं ही हूँ। सेठ ने सीधी बात ना बताकर राजा के सामने घुमा फिराकर बात रखी थी। अब उसकी पत्नी भी राजा के सामने घुमा फिराकर उसी लहजे में कहने लगी, महाराज, मैंने दही जमाने के लिए गुनगुना दूध बिलौने में डाला तो मैंने देखा कि घर में जमावन नहीं है। मैं पड़ोसी के घर गई और वहां से चावल लेकर आई और मैंने दही जमाया। अब मैं नहीं चाहूं तो सुनार का हक छाछ पर भी नहीं है, लेकिन वह तो दही और मक्खन दोनों पर हक जता रहा है। अब बताइए ये कहाँ का न्याय है। उसके बाद जब बारी सुनार की आई तो वह भी कहने लगा, अन्नदाता, मेरे पास एक मोती था, परंतु मोती को रखने लायक डिबिया नहीं थी। मैं मानता हूँ कि बनिया की पत्नी ने वह मोती रखने के लिए डिबिया मुझे दी थी, परंतु इससे मोती उनका तो नहीं हो जाएगा। जब तीनों की बातें राजा और दरबारियों ने सुनी तो उनका सिर चकरा गया। राजा मन ही मन सोचने लगा, तीनों अपनी अपनी जगह पर सही हैं, मगर फैसला कैसे करूं। राजा बहुत परेशान था। दीवान राजा से कहने लगा, महाराज, अगर आपने न्याय नहीं किया तो बड़ी बदनामी होगी। उधर खिड़की पर बैठी रानी तीनों की बातें सुन रही थी। वह राजा के पास आई और उन्होंने खरा न्याय किया। वह कहने लगी, मैं तुम तीनों की बातों का मर्म समझ गई हूँ। सच्ची बात ना फल की है, ना मोती की और ना जामन की है। कभी बेल की तात और मोती का मामला अगर दोबारा फंसे तो फिर आना, मैं बनियों को बीज की जगह पूरा फल दिला दूंगी और सुनार को उसका मोती डिबिया के बदले। मगर अब तो मोती मिलने से रहा। यह बच्चा बनिए की पत्नी का है और अगर तुम तीनों ने चू चपड़ की तो खाल खिंचवाकर उसमें नमक भरवा दूंगी। तुम्हारी सलामती इसी में है कि तुम माँ को उसका बेटा संभला दो। रानी का फैसला सुनकर बनिया और सुनार एक दूसरे का मुंह ताकने लगे। बनिए की पत्नी अपने बेटे को लेकर वहां से चुपचाप चली गई। दोस्तों, अगर यह कहानी आपको अच्छी लगी हो तो प्लीज़ मेरे वीडियो को लाइक और शेयर करें, मुझे ज़्यादा से ज़्यादा सपोर्ट करें ताकि मैं आप लोगों के लिए और भी अच्छी अच्छी कहानियाँ ला सकूं। कहानी को पूरा सुनने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।